नमस्कार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास में आपका स्वागत है। और प्री एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। जो पीजीडीसी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमन सब्जेक्ट है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस क्लास से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा चर्चा इधर उधर की ना करते हैं, हम क्लास में आगे बढ़ते हैं कि आज एग्रीमेंट सेक्शन 2G की बात करते हैं। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ वाइड, जिसमें बताया गया है कि एक करार जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं हो वो शून्य होता है, वाइड होता है। और वहीं सेक्शन 2H में बताया गया है कि जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो प्रवर्तनीय नहीं होगा वो शून्य होगा और जो प्रवर्तनीय होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 2G और 2H दोनों साथ साथ में है, आप इसको समझ लें कि ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वो शून्य है, और ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है सेक्शन 2H में जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 2H को सेक्शन 10 से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट की उसमें बताई गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से करार संविदाएं हो सकती हैं। 2I में बताया गया है सुनकरनी संविदा के बारे में। सुनकरनी संविदा क्या होती है? सुनकरनी संविदा वो होती है जिसमें एक पक्षकार जब तक कि किसी कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करता है किसी एग्रीमेंट के खिलाफ, तब तक वो वैलिड रहती है, विधि के द्वारा वैलिड रहती है, और किसी एक पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणी हो जाती है। जब कोई ऐसी संविदा जहाँ पर किसी पक्षकार के साथ कोई कपट होता है, कोई इनसफिशिएंट कंसिडरेशन दिया जाता है, अंडर थ्रीट कोई एग्रीमेंट कराया जाता है, तो उस पक्षकार द्वारा जब तक कोई कार्रवाई उस एग्रीमेंट के विरुद्ध नहीं की जाती तब तक वो वैलिड रहती है, यानी विधता प्रवर्तनीय रहती है। और जैसे ही वो कोई कार्रवाई इनिशिएट करता है वो सुनकरनी कार्रवाई हो जाती है, सुनकरनी हो जाती है। सेक्शन 2J में कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है कि कब इन्फोर्सबल नहीं रह जाता है, तब वो शून्य हो जाता है जो इन्फोर्सबल नहीं रह जाए। यानी ये क्या बात हुई कि जो संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती है, जो प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। यानी पहले जो कोई संविदा की गई है प्रवर्तनीय है, वैलिड है, और जब बाद में प्रवर्तनीय नहीं रह गई तो शून्य हो जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक संविदा की कि ए ने बी से एक संविदा की कि उसकी लड़की सी से विवाह करेगा तो उसको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये का अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तब तक तो प्रवर्तनीय है, लेकिन लड़की पागल हो गई तो यहाँ पर वो संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह गई, या तो शून्य हो गई। और या फिर विधि के द्वारा कोई ऐसा संशोधन लाया जाता है कानून में कि वो संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, वो कानून बदल जाता है, तो वहाँ पर भी वो शून्य मान ली जाती है। सेक्शन 3 में चैप्टर 1 सेक्शन 3 में प्रस्तावनाओं की संसूचना और प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण की बात की गई है। सब कैसे किया जाता है, तो इसको हम मानेंगे कि जब कोई व्यक्ति इस दिशा में कोई कार्य करता है, यानी प्रस्ताव करने की दिशा में कार्य करता है, एक्सेप्ट करने की दिशा में कार्य करता है, या रिवोकेशन करने की दिशा में कार्य करता है, या कोई ऐसा आशय रखता है या प्रयास करता है, तो ये माना जाता है कि उसने ऐसा प्रस्ताव किया, ऐसा एक्सेप्टेंस किया, ऐसा रिवोकेशन किया। यानी इस दिशा में कोई भी उठाया गया कदम इस बात को सिग्निफाइज करता है कि उसने ऐसा किया या करने का प्रयास करता है। सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, किस चीज़ का कम्युनिकेशन कंप्लीट करने की बात की गई है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि प्रस्ताव कब कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन प्रपोजल व्हेन कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी जब ये प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है जिससे किया गया है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। अगर वो प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आया है जिससे वो किया गया है, तो प्रस्ताव पूरा नहीं माना जाता है। लालबन बनाम गौरी दत्त का केस इसका लीडिंग केस है। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब प्रतिवचन ग्रहीता किसी एक्सेप्टेंस की संसूचना को इस प्रकार से ट्रांसमिट करता है, भेजता है कि उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लीट हो जाती है जिससे वो प्रतिग्रहण किया गया है, यानी प्रस्तावक के खिलाफ वो संसूचना कंप्लीट हो जाती है। और प्रतिग्रहिता के खिलाफ कब कंप्लीट होती है? जैसे ही प्रस्तावक के ज्ञान में वो एक्सेप्टेंस की संसूचना आ जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। प्रतिसंग्रहण मतलब रिवोक, किसी भी प्रस्ताव को रिवोक करना, रद्द करना कब माना जाता है? उसकी संसूचना कब कंप्लीट होती है? जब रिवोक करने वाला व्यक्ति उस
संसूचना को इस प्रकार से प्रेषित कर देता है कि उसकी शक्ति से बाहर हो जाए वापस लाना, तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ ही कंप्लीट हो जाती है जिसने वो रिवोकेशन किया है। और प्रस्तावक के खिलाफ कब कंप्लीट होती है, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कब कंप्लीट होती है, जब वो उसके ज्ञान में आ जाती है कि ये प्रतिसंग्रहण किया गया, तो उसके खिलाफ कंप्लीट हो जाती है। तो वहाँ पर कोई भी प्रस्ताव रद्द हो जाता है। सेक्शन 5 में बताया गया है प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण कब किया जा सकता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले कभी भी किया जा सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले एक रिवोक कभी भी किया जा सकता है, प्रस्थापना का और प्रतिसंग्रहण का। एक्सेप्टेंस का प्रतिसंग्रहण कभी भी किया जा सकता है, यानी जो प्रस्तावक के ज्ञान में आने से पहले उसको कभी भी रद्द किया जा सकता है, और प्रतिग्रहण की संसूचना कंप्लीट होने से पहले कभी भी उसको रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 6 में हम बात करते हैं कि प्रतिसंग्रहण कैसे किया जाता है। प्रतिसंग्रहण कैसे, 4 चीज़ों से किया, 4 बातें इसमें बताई गई हैं। पहली चीज़ तो बताई गई है कि सूचना के द्वारा, अगर हम किसी प्रतिसंग्रहण की संसूचना प्रेषित कर देते हैं, दे देते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाता है, यानी सूचना के द्वारा। दूसरा, लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम, अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम दिया हुआ है और वो प्रिस्क्राइब टाइम लैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, विहित समय समाप्त हो जाए, तो प्रतिसंग्रहण मान लिया जाता है। तीसरा, पूर्वभावी शर्त के पूरा होने की असफलता पर, यदि किसी प्रस्ताव में कोई पूर्वभावी शर्त रखी गई है और वो पूर्वभावी शर्त यानी कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाती, वो असफल हो जाता है पूरा करने में, तो खत्म हो जाता है। प्रस्तावक के नंबर 4, प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से, लेकिन प्रतिग्रहण से पहले उसके ज्ञान में आ जाना चाहिए, यानी उसका उन्मत्तता का ज्ञान, प्रतिगृहीता के ज्ञान, इसका जो मृत्यु और उन्मत्तता है ये प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पहले आ जाए। अगर उसने प्रतिग्रहण कर दिया है तो रिवोक नहीं माना जाएगा। यानी 4 चीज़ें हैं, संसूचना, सूचना, ठीक है, दूसरा लैप्स ऑफ विहित समय बीत जाने पर, तीसरा पूर्वभावी शर्त की असफलता पर, चौथा प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता, लेकिन मृत्यु और उन्मत्तता प्रतिग्रहण से पहले उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। सेक्शन 6 में बताया गया है प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी बिना कंडीशन के होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, रीजनेबल मैनर में होना चाहिए, जैसे कि वो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस की बताई गई हैं कि वो पूर्ण होना चाहिए, बिना शर्त के होना चाहिए, यूजुअल मैनर में होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि एक्सेप्ट किया जाता है। धारा 8 में एक्सेप्टेंस की बात की गई है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन रिसीविंग कंसिडरेशन, यानी शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति के द्वारा भी एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। शर्तों के पालन का केस कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी पेन का उदाहरण ले सकते हैं। और 2 बातें बताई गई हैं, शर्तों का पालन या प्रतिफल की प्राप्ति से एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। अगर जनरल प्रस्ताव है तो शर्तों का पालन किया जा सकता है, या विशेष प्रस्ताव में भी कोई शर्त रखी है, कंडीशन प्रेसिडेंट रखी है, तो उस शर्त को पूरा करके भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9 में वचन, अभिव्यक्त और विच्छेद, जब किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, शब्दों में चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो तो अभिव्यक्त कहलाता है, और शब्दों से अन्यथा किया जाता है तो वो विच्छेद कहलाता है। जहाँ पर कोई व्यक्ति मौन रहकर अपनी बात की सहमति देता है वो विच्छेद कहलाता है। जहाँ 2 व्यक्ति किसी बात को अंदर ही अंदर अपना समझ लेते हैं कि हाँ, एक जनरल कोर्स ऑफ लाइफ में या जनरल कोर्स ऑफ ट्रेड में कोई बात जो चलती है, जो रीत चलती है, उस रीत के अनुसार कोई व्यक्ति कार्य करता रहता है, और वहाँ पर विकसित तरीके से लोग अपनी सहमति देते हैं, कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो मान लिया जाता है कि वो वचन अभिव्यक्त और विकसित माना जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 10 है अध्याय 2 में। अध्याय 2 में बताया गया है कि कौन कौन सी करार संविदाएं हैं। एक सवाल आता है कि सभी
संविदाएँ करार हैं, लेकिन सभी करार संविदाएँ नहीं हैं। वही इस बात ये सेक्शन 10 उसी बात को इलैबोरेट करता है, सेक्शन 2H को और एक्सपेंड करता है, जिसमें बताया गया है कि एन एग्रीमेंट व्हिच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट की परिभाषा हमने पढ़ी, वो जो करार की परिभाषा है, वो करार तो हो सकता है, चाहे वो विधिता हो, चाहे अवैध हो। तो करार तो सभी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन सारे करार संविदाएँ नहीं हो सकते, क्योंकि वही करार संविदाएँ हो सकती हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होती हैं, और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती हैं वो शून्य होती हैं। इट इज़ वेरी क्लियर कि दोनों GH में बताया गया है, G में बताया गया है कि जो एनफोर्सेबल नहीं है वो शून्य है, जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो करार को ही दो भागों में बता दिया गया कि जो करार विधिता प्रवर्तनी नहीं है, शून्य है, जो करार विधिता प्रवर्तनी है सेक्शन 2H में, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अब कौन कौन से करार विधिता प्रवर्तनी हैं? ऐसे करार जो सक्षम पक्षकार हो, 5 बातें बताई गई हैं, नोट करिए। पहला सक्षम पक्षकार, दूसरा स्वतंत्र सम्मति, विधिपूर्ण उद्देश्य, विधिपूर्ण प्रतिफल और अभिव्यक्तता विधि के द्वारा शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। ये 5 चीज़ें हैं, जिसमें सक्षम पक्षकार की बात अगर हम करते हैं तो सेक्शन 11, स्वतंत्र सम्मति 14, विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण उद्देश्य 23, और अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किए गए हैं तो 23 से 30 तक का जो भी सेक्शंस हैं, ये सारे इसमें कवर हो रहे हैं। यानी सेक्शन 10 में हम कवर कर सकते हैं सेक्शन 2H, और 11 से 30, यानी सेक्शन 10 में हम 30 तक का कवर कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल सेक्शन है ये, और इसके बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज तक की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं सेक्शन 10 जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है उसको डिस्कस करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।